बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम सलामुन अलैकुम। वेलकम है आपका इस ख़ास प्रोग्राम में। और आपने विन टीवी पे हमेशा मुझे एज ए गेस्ट देखा होगा, लेकिन आज मैं एज ए होस्ट यहाँ पे हूँ बड़े ही ख़ास प्रोग्राम के साथ। दो बड़े ही ख़ास मेहमान इस प्रोग्राम में आपके रूबरू होने वाले हैं। मैंने हमेशा प्रोग्राम में आपको बताया होगा कि हिंदुस्तान में बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, लाइक IITs का जेईई मेंस, या NITs के लिए जेईई मेंस का एग्ज़ाम, MBBS या BDS के लिए नीट का एग्ज़ाम, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होता है दैट इज़ UPSC सिविल सर्विसेज। UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में कामयाबी हासिल करने की ख्वाहिश हर बच्चे को होती है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, इंजीनियरिंग से हो, मेडिकल से हो, वेटनरी साइंसेज से हो। हर स्ट्रीम के बच्चे, हर यूनिवर्सिटी के बच्चे जो ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देते हैं, और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो सिविल सर्विसेज क्वालिफ़ाई करके मुल्क की खिदमत करें एज ए सिविल सर्वेंट, यानी IAS के पोस्ट पे जाएं, IPS बने, IFS बने, या सेंट्रल गवर्नमेंट की A ग्रेड की जो पोस्ट आती है उस पर मुल्क की खिदमत करने का मौका हासिल करें। ऐसे ही दो ख़ास मेहमान जिन्होंने 2024 में जो सिविल सर्विसेज का रिज़ल्ट आया है उसमें बेहतरीन रैंक हासिल की है, और रैंक हासिल करके अपना ही नहीं अपने ख़ानदान का और इस मुल्क का नाम रोशन किया है, और अपने दिल में एक जज्बा कि मुल्क की खिदमत करनी है उसके साथ अपना कदम आगे बढ़ाया है। मैं एक करके दोनों को आपके रूबरू करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं पहले मेहमान को आपके रूबरू करना चाहूँगा। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं विन चैनल का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया हमें कि हम अपनी बात यहाँ आके रख सकें। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मेरा नाम सैयद अदील मोहसिन है और मैं बिहार के एक मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले से आता हूँ। वहाँ का एक छोटा सा गांव मोहम्मदपुर मुबारक है, वो मेरा वतन है। मेरे वालिद साहब का नाम सैयद मेहदी रज़ा है, जो कि एक शायर अहले बैत और ज़ाकिर अहले बैत थे। उनका इंतकाल 2011 में हो गया था। मेरी वालिदा का नाम सैयद रिफ़त वसिया है, मेरे वालिद साहब के बाद उन्होंने मुझे पाला बढ़ाया है। इसके बाद मेरे दो छोटे भाई हैं, एक सैयद फ़ज़ील मोहसिन जिन्होंने एम्स का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करा था 2018 में 19वीं रैंक के साथ, और उससे छोटा सैयद मुहील रज़ा है जो अभी आइसर मोहाली से BSMS का कोर्स कर रहा है। तो ये मेरी छोटी सी फैमिली है। और नाज़रीन कराम देखें, आप बैकग्राउंड देखें, बिहार के एक ज़िले मुज़फ़्फ़रपुर से निकला हुआ एक स्टूडेंट और सिविल सर्विसेज में एक कामयाब अटैम्प्ट। दूसरे मेहमान से मैं चाहूँगा आपको रूबरू करूँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सर का और विन चैनल का कि हमें यह प्लेटफॉर्म दिया अपनी बातें बताने के लिए। मेरा नाम सायम रज़ा है। मैं अदील भाई की तरह मैं भी मुज़फ़्फ़रपुर बिहार से आता हूँ। मेरा ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़रपुर के एक गांव भीकनपुर से है। मेरे वालिद मुनव्वर रज़ा बीकनपुर से आते हैं, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड मैनेजर हैं। मेरी वालिदा का ताल्लुक़ सीवान में हसनपुरा से है। वो एक हाउसवाइफ है, और मेरे वालिद और वालिदा का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। सबके पेरेंट्स का रहता ही है, ख़ास करके मेरी जर्नी में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रोल रहा है उनका। मेरे घर में मेरी बहन है जो कि HCL में सीनियर कंसल्टेंट है। मेरे बहनोई है, वो NIC में जॉइंट डायरेक्टर है, और इन सब लोगों के कंट्रीब्यूशन से ही मैंने जो भी हासिल किया अपनी ज़िंदगी में। 2021 से मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की थी। 2023 के एग्ज़ाम में मुझे कामयाबी हासिल हुई इस एग्ज़ाम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इंट्रोडक्शन के लिए। तो जो जर्नी आपकी शुरू हुई, सबसे पहले मैं इब्तदाई तालीम से अगर बात करूं तो स्कूलिंग के बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि आप बताएं कि आपने 10th तक कहाँ से, किस स्कूल से पढ़ाई किया, किस बोर्ड से पढ़ाई किया, और 10th में आपकी क्या परसेंटेज थी? 10th तक मैंने लगभग 2 या 3 स्कूल में पढ़ाई करी। सबसे पहला मेरे घर के बाहर एक मदरसा चलता था, ज़ैनबी अकेडमी, तो उससे मैंने शुरुआत करी। उसके बाद से फिर मैं एक होली मिशन स्कूल था मेरे मुज़फ़्फ़रपुर में ही, वहाँ से मैंने इब्तदाई तालीम जो नर्सरी और प्री नर्सरी की एजुकेशन होता है वहाँ से लिया। उसके बाद 1-2 स्कूल और बदले मैंने। फाइनली वापस से होली मिशन से मैंने 10वीं क्लास में मैट्रिक पास करा, और मैट्रिक के बाद से मैंने ये 10th का मैं यहाँ पे रुक के परसेंटेज पूछना चाहूँगा, अगर आपको याद हो कि 10th बोर्ड में आपकी परसेंटेज क्या थी? जिस साल मैंने 10th करा उसी साल पहली बार CCE पैटर्न आया था, तो जिसके वजह से
काफ़ी कंफ्यूजन, परसेंटेज नहीं पता चला हाँ होगा जी। परसेंटेज नहीं पता चलती थी, तो उस टाइम मुझे ग्रेड दिया गया था, 8.8 CGPA ग्रेड आई थी मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह। और 10th तक आपका सबसे सब्जेक्ट जो इंटरेस्ट जिसमें आपको था वो कौन सा सब्जेक्ट था? 10वीं तक अगर मैं पलट के देखूँ तो 10वीं तक मुझे मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, और उस टाइम तक मुझे ये लगता था कि मैं अगर आगे कुछ करूँगा तो मैथ्स में करूँगा। 10वीं के बाद हालांकि ये इंटरेस्ट चेंज हुआ, जब मैं 11वीं 12वीं में गया तो मुझे फिज़िक्स की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो उसके बाद से हालांकि फिर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लिया, जो कि थोड़ा बहुत मिलता जुलता ज़रूर है फिजिक्स से। जी जी। तो 10th तक का सफ़र आपका साइम साहब बताएं, आपके मुजफ्फरपुर में कहाँ से किस स्कूल से आपने किया, और 10th बोर्ड में आपकी परसेंटेज क्या थी, और स्कूल का नाम भी साथ साथ आप ज़रूर बताएं। मेरी इब्तदाई तालीम मुजफ्फरपुर के स्कूल सनशाइन प्रेप हाई स्कूल से हुई। जी जी। मैंने बचपन से लेकर 10th तक वहीं पढ़ाई की है। वहाँ पे मेरे 10th में ऑलमोस्ट 93% मार्क्स थे, और मेरी स्कूल की तालीम अच्छी थी। मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, लेकिन मेरे हमेशा डिसेंट मार्क्स रहते थे। फेवरेट सब्जेक्ट पे मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा फ़िज़िक्स मुझे बहुत पसंद था, और ऑल्दो मैंने फ़िज़िक्स में कोई करियर परस्यू नहीं किया, लेकिन आज भी मैं कभी कभी फ़िज़िक्स की किताबें निकाल के पढ़ता हूँ, या जब भी मौका मिलता है तो फिज़िक्स का कुछ वीडियोस देखता हूँ, तो वो मेरे आज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और फेवरेट सब्जेक्ट है। फिजिक्स को जनरली नेचुरल साइंसेज ही बोलते हैं, तो अगर नेचर से अगर आप अटैच हो तो फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट होगा ही। और देखा होगा आपने कि मैंने प्रोग्राम में हमेशा बच्चों को बताया कि आने वाला वक्त मैथ्स का ही है, मैथ्स की तरफ आप बढ़ें, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, इसका ज़माना आने वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अपने बच्चों को, जो आपके बच्चे अगर छोटी क्लास में 8, 9, 10th में हैं, मैथ्स की तरफ उनको ज़रूर आगे बढ़ाएं। यहाँ से एक जो अगला सवाल अदील साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 10th के बाद आपने सोचा है कि आपको साइंस लेना है, या आपको पहले 10th के पहले ही आपके जहन में आ गया था कि आगे 11th 12th में आपको साइंस से ही पढ़ाई करनी है? मेरा रुझान हमेशा से साइंस की तरफ ही रहा, शुरू से रहा होगा। शुरू से ही रहा जी। तो वो पहले से ही डिसाइडेड था कि मुझे साइंस लेना है। लेकिन इसके साथ साथ एक रीज़न बहुत छोटा सा ही, हालांकि मेरी पर्सनल लाइफ में वो छोटा रीज़न था, बहुतों के लाइफ में मेजर रीज़न होता है कि एक स्टिग्मा अटैच्ड है कॉमर्स और आर्ट्स को लेकर के, कि समहाउ वो इन्फीरियर है साइंस से। तो वो भी कहीं ना कहीं वो ख्याल ही नहीं आता कि कॉमर्स की तरफ जाना है या आर्ट्स की तरफ जाना है, तो वो भी एक फैक्टर रहता है साइंस चुनने की वजह से। लेकिन मेरे केस में चूँकि मेरा इंटरेस्ट था साइंस की तरफ, इस वजह से पहले से ही डिसाइडेड था। कैसे आपने डिसाइड किया कि आपको 10th के बाद साइंस ही लेना है, क्या जहन में बात आई? जैसा मैंने बताया कि फिजिक्स में तो इंटरेस्ट था ही मेरा, और मैथ्स में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था जी। बट उसके साथ साथ एक यूटिलिटी का भी पर्सपेक्टिव होता है, राइट। क्योंकि साइंस में आप देखिए कि करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। तो इसलिए भी पेरेंट्स का भी रुझान रहता है कि साइंस की तरफ जाया जाए, तो इन चीज़ों ने मोटिवेट किया कि साइंस लिया जाए। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो कामयाब लोग हैं वो खुद बताएं कि उन्होंने सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट किया, और एज ए पेरेंट अगर आपको अपने बच्चे को कोई सब्जेक्ट की तरफ ले जाना है तो पेरेंट होने के नाते किन किन बातों की तरफ आपका रुझान या आपका ध्यान जाना चाहिए। तो मैं यहाँ से, जैसे आपने अर्ज़ किया कि एक जहन में होता है कि नहीं चलो कॉमर्स नहीं लेना है क्योंकि कॉमर्स के बारे में लोगों को पता नहीं होता है। हम लोगों ने प्रोग्राम में हमेशा डिस्कस किया है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को अगर आप छोड़ दें तो जनरली आप देखेंगे कि हर स्ट्रीम से उस चीज़ को आप कर सकते हैं। जैसे सिविल सर्विसेज, किसी भी स्ट्रीम से आप उस एंट्रेंस को फेस कर सकते हैं। बैंक में मैनेजर, जैसे आपने जिक्र किया अपने वालिद साहब का, तो बैंक में मैनेजर, बैंक पीओ के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से जा सकते हैं। अगर आईएम्स पहुंचना है किसी भी स्ट्रीम से जा सकते हैं। लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, टीचर, किसी भी स्ट्रीम से आप जा सकते हैं। लॉ, किसी भी स्ट्रीम से आप परस्यू कर सकते हैं। तो अगर अपने बच्चों को आप स्ट्रीम का किसी पेरेंट को सिलेक्शन कराना है, सपोज अगर बच्चा रुझान नहीं दे पा रहा है, बच्चा हमारा 7th 8th 9th में है, एज ए पेरेंट हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा किस तरफ जाए तो उसके लिए रास्ता आसान हो? जैसा सैम भाई ने कहा कि एक तो यूटिलिटी का पर्सपेक्टिव है कि ये हकीकत है कि साइंस में ख़ास करके हमारे मुल्क में जो है वो ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव स्पेशली सिविल सर्विसेज में आने के बाद मुझे ये चीज़ समझ आई कि 10वीं तक का मकसद ये है कि आप हॉलिस्टिक तरीके से तैयार करें बच्चों को। तो उसमें आप उनको सारे सब्जेक्ट की तरफ पढ़ाएं, हर सारा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाएं, और कहीं ना कहीं बच्चों से फीडबैक लेना कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है, साइंस ज़्यादा पसंद है, आर्ट्स ज़्यादा पसंद है, कॉमर्स ज़्यादा पसंद है। तो जो उनका पसंदीदा सब्जेक्ट हो, अगर वो उसमें परस्यू करना चाहें तो मुझे ये लगता है कि उसमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि पेरेंट्स अक्सर बच्चे का जो एप्टीट्यूड है वो शायद मैथ्स की तरफ नहीं है या साइंस की तरफ नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती भेज देते, और वो कई बार उसका नेगेटिव
असर भी आता है। Yes, मुझे right. लगता है कि ये पहचानना कि बच्चे का जो एप्टीट्यूड है वो किस तरफ है, बच्चे की जो इंटरेस्ट है वो किस तरफ है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एज अ पेरेंट आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो पेरेंट को करना चाहिए। आप इसमें कुछ अगर ऐड ऑन करना चाहें तो बताएं। हाँ, एक तो मैं आदिल भाई के बात से 100% एग्री करता हूँ। जी। इसके अलावा मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मकसद है जी। वो ये है कि ये जो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का जो इतना रिजिड एक डिवीजन है उसको ख़त्म करना और एक फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करना कि 10th के बाद भी बच्चे सारी स्ट्रीम को एक्सपीरियंस करके You're और right. एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। जी। तो मेरा ख्याल है कि धीरे धीरे आने वाले जनरेशन्स के लिए ये चीज़ें और बेहतर होंगी और पेरेंट्स को पीयर प्रेशर में आके ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें साइंस ही कराना है या किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में कराना है। मेरे जानने में बहुत सारे आर्ट्स वाले बच्चे बहुत उन्होंने अच्छा किया सिविल सर्विसेज में और दे आर डूइंग वेरी गुड इन लाइफ। तो इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि अगर हम साइंस नहीं कर रहे हैं तो हम खुदा न खास्ता किसी से कमतर हैं। यहाँ पे पेरेंटल नर्चरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आदिल साहब ने भी बताया और साइम रज़ा साहब ने भी कि एज ए पेरेंट आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे के रुझान को ज़रूर देखें। करियर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर बच्चे को सही रास्ते पे आप लगाएं तो मुझे लगता है कि अल्लाह ने उतनी लियाकत उसको ज़रूर दी है कि कहीं ना कहीं वो कामयाब ज़रूर होगा। और जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ इन्होंने आपको बताया, हम लोगों ने बहुत बार इस प्रोग्राम में आपको बताया है कि आने वाले वक्त में अगर आप चाहें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री भी चूज़ कर पाएंगे आने वाले वक्त में। तो आने वाले वक्त में कोई बाउंड्री साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ की नहीं रहने वाली है। यहाँ से गुजारिश और भी करूँगा पेरेंट्स से कि जो तब्दीलियाँ एजुकेशन की फील्ड में आ रही हैं उसके बारे में ज़रूर आप पता करें। तो 11th-12th साइंस आप दोनों का रहा, अब उसके बाद डेफिनेटली फिर एंट्रेंस का मामला रहा होगा। तो आप दोनों ने डेफिनेटली इंजीनियरिंग के सारे एंट्रेंस फेस किए होंगे। तो कहाँ से फिर आपने बीटेक का कोर्स किया और क्या स्ट्रीम या कौन सी आपके पास ब्रांच थी? मेरा थोड़ी सी जर्नी यूनिक रही। मैंने PCMB लिया था, मैथ्स और बायो दोनों साथ में लिया था। मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं भी राज़ी था उस चीज़ को लेकर के। तो मैंने कुछ टाइम जो है वो मेडिकल की तैयारी करी 12th के साथ साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया उस दरमियान में। तो वो थोड़ी सी पढ़ाई जो है वो लड़खड़ाई मेरी। उसके बाद से फिर मैंने जो मेरा मेडिकल हो नहीं पाया, फिर मैंने इंजीनियरिंग वाले भी एग्ज़ाम दिए। तो मैंने जामिया का एग्ज़ाम दिया, फॉर्चुनेटली मेरा जामिया में हो गया। तो मैंने जामिया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया फिर फाइनली। मैं यहाँ पे एक बड़ा नफसियाती पहलू में पूछना चाहूँगा कि जब आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो उस वक्त आप कितने साल के थे? मैं उस वक्त 17 साल का था। तो देखें, बच्चों से मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि एक टफ सिचुएशन से कैसे आपको बाहर निकलना है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल इन्होंने पेश किया। ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कामयाब वही होता है जो उस उतार चढ़ाव में अपने आप को फिट करे। तो आपने कैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन फेस किया और कहाँ से आपने बीटेक किया और आपकी ब्रांच क्या थी? मैंने 12th के बाद मेरी जेई का थोड़ा सा प्रिपरेशन किया था, बट मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं थी ऑनेस्टली। तो मेरी जेई में कोई रैंक आई नहीं उस बार। तो मैंने फिर कॉमेट के का पेपर होता है कर्नाटका के लिए, तो वहाँ का पेपर दिया था। तो वहाँ से मुझे बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल रहा था, जो मैंने ले लिया जी। उस टाइम पे मेरा इंजीनियरिंग को लेकर के अगेन बहुत यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव था कि इंजीनियरिंग करके आई हैव टू गेट अ जॉब जी। तो उस पर्सपेक्टिव से वो कामयाब रहा, क्योंकि मैंने टेलीकॉम इंजीनियरिंग ली और वहाँ पे मुझे पता था कि कुछ स्ट्रीम्स हैं जिनमें प्लेसमेंट अच्छा होता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें पता करके मैंने एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया, जिसके बेसिस पे लिया था। हालांकि इन हाइंडसाइट मैं लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि इतना ज़्यादा जॉब के पर्सपेक्टिव से सोचना शायद बेहतर नहीं है। आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं उसको एंजॉय करना और उसमें एक्सेल करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी लर्निंग रही है। तो ये एक चीज़ है जो मैं मानता हूँ कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मुझे ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए था जिसमें वाकई मेरा इंटरेस्ट होता, जिसको मैं अच्छे से, जिसमें एकेडमिकली एक्सेल करता, ना कि सिर्फ जॉब के बारे में सोचना। हालांकि जो जॉब का मेरा पर्सपेक्टिव था वो कामयाब रहा। मुझे पास होने से पहले ही जॉब मिल गई थी, एक अच्छी जॉब मिली थी और फिर मैंने वो जॉब कंटिन्यू भी की। यहाँ से मैं सबक आपको देना चाहता हूँ बच्चों को। आपने मेंस का एग्ज़ाम दिया या IITs आपने फेस किया, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप फ़ौरन अपने आप को ये समझने लगते हैं कि हमारे अंदर वो पोटेंशियल नहीं है कि मैं किसी बुलंद मुकाम तक पहुँच पाऊँ। लेकिन क्या बेहतरीन एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे सेट किया है। देखें कि IITs नहीं पहुँच पाने के बावजूद भी आज सिविल सर्विसेज के एक कामयाब रिज़ल्ट के साथ ये आपके सामने मौजूद हैं। तो अगर किसी इंट्रेंस में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो वही आपके लिए ज़िंदगी का आखिरी रास्ता नहीं है। अल्लाह ने बहुत सारे रास्ते आपके लिए खोले हुए हैं। बस जिस तरफ इन्होंने इशारा किया, जो भी सब्जेक्ट पढ़ें उसको इन डेप्थ में और समझ के पढ़ने की, इंजॉय करके पढ़ने की कोशिश करें। इंशाल्लाह अगर
ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में अगर आप लेके चलें तो मुझे लगता है कि कामयाबी आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। इसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। डिग्री सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों ने बताया कि दोनों का आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का रहा। मुझे बताएं कि सिविल सर्विसेज के बारे में आदिल साहब कब आपके जहन में बात ये आई? क्या स्कूल में थे तो आपने सोचा है कि आपको सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम फेस करना है, या आपने बीटेक के दौरान, क्योंकि जब जामिया मिलिया इस्लामिया में रहे तो वहाँ से RCA बड़ा ही मशहूर वहाँ का एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, क्या वहाँ का आपने माहौल देख के आपके जहन में आया, या कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में जिसने कोई इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में डाला हो जिससे कि आपके जहन में यह आए कि आपको सिविल सर्विसेज की तरफ जाना ही जाना है? जी। जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया तो कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश सी थी कि मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और जो लोग मेरे वालिद साहब को जानते हैं वो ये जानते होंगे कि उनका एक जो मोटिव रहता था वो खिदमत खल्क़ की तरफ बहुत ही बढ़ चढ़ कर करते थे वो। तो उनका जो डॉक्टर बनाने का मोटिव था वो भी यही था कि इस प्रोफेशन में ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत खल्क़ हो सकती है। तो वो एक ख्वाहिश रहती थी कि शायद जो मेरे वालिद साहब चाहते थे वो मैं नहीं कर पाया, तो मैं वो चीज़ कैसे कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सिविल सर्विसेज एक ऑप्शन मुझे दिखा के जिसमें मैं अपने मुल्क की खिदमत, लोगों की खिदमत, गरीबों की खिदमत कर सकता हूँ कहीं ना कहीं। तो एक अच्छा ऑप्शन मुझे दिखा। तो ये चीज़ फाइनली मैंने डिसाइड करी अपने कॉलेज के टाइम पे ही। ये थॉट एक बार में नहीं बना, एक बार में डिसाइड नहीं हुआ कि मुझे यही करना है। पहले फर्स्ट ईयर में हल्का मतलब एक ख्याल आया कि ये कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में वो थोड़ा और लोगों से पता करा क्या होता है क्या नहीं होता, तो थोड़ा और जो है वो मतलब मजबूती से वो हम ये डिसाइड कर लिया कि अब ये करना है। फिर तीसरे ईयर में फिर हमने थोड़ा बहुत किताबें ख़रीदी। फाइनली जो प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करी वो अपने फाइनल ईयर में यानी 4th ईयर में स्टार्ट करी, और उसके बाद की जर्नी ये रही कि मैं जामिया RCA में फिर मैंने एडमिशन लिया और फिर वहाँ तैयारी करी मैंने। देखिए वालिदैन, मैंने प्रोग्राम में आपको बताया होगा बच्चों को कि इस दुनिया में आपके लिए सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन सोचने वाला अगर अल्लाह ने किसी को पैदा किया है तो वो आपके वालिदैन है, या आपके आइडियल टीचर्स हैं। तो हमेशा इनको सुनना है। जैसे इन्होंने अपने वालिद मरहूम के बारे में बताया कि खिदमत खल्क़ का एक जज्बा था और उनकी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टर नहीं बनने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस माइंड में था, और इसी थॉट प्रोसेस ने इनको इग्नाइट किया या इंस्पायर किया कि ये सिविल सर्विसेज की तरफ जाएं और सिविल सर्विसेज में आने के बाद मुल्क की खिदमत करें और जो लोग हैं मुल्क के सारे लोगों तक पहुँचें और जो गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स है वहाँ तक उनको पहुँचाएँ। तो देखें ज़िंदगी में इंस्पिरेशन कैसे मिलती है, और अगर उस इंस्पिरेशन को संभाल के रखा जाए तो उसका कितना बेहतरीन रिज़ल्ट होता है। साइम साहब, आप बताएं कि आप सिविल सर्विसेज की तरफ कब से आपके जहन में आया कि आपको सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम फेस करना है या देना है? जी, मेरा एक बहुत बचपन से, या आप कह लें कि एडोलेसेंस से एक हैबिट थी कि रीडिंग और जनरल अवेयरनेस की। तो वो एक नेचुरल टेंडेंसी थी मेरे अंदर। तो काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से इनकरेज करते थे, बट मैंने काफ़ी टाइम इसको सीरियसली नहीं लिया। फिर मैं जॉब में था, जैसा मैंने बताया। तो जॉब करते टाइम फिर बीच में कोविड हुआ। कोविड के टाइम में वर्क फ्रॉम होम का टाइम मिला, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला नई चीज़ें पढ़ने का, नई चीज़ें जानने का। और साथ में 4-5 साल जॉब करने के बाद एक ये फीलिंग थी कि आप दुनिया से बहुत ज़्यादा कट जाते हो कॉर्पोरेट लाइफ में। तो मेरे लिए वो बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा था उस जॉब में। मुझे एक ऐसी जॉब की तलाश थी जहाँ पे मैं लोगों से जुड़ के ज़्यादा काम कर सकूँ। तो भले ही मतलब किसी के लिए छोटा ही काम कर सकते हैं, क्यों ना हो। तो वो एक चाहत थी करने की। तो ये सारी चीज़ें मिल करके फिर उसी टाइम पे मेरा एक फ्रेंड था, उसने भी क्लियर किया। तो उसने भी बोला मुझे कि तुम्हारा जो एप्टीट्यूड है वो सिविल सर्विसेज के लिए अच्छा है, सूटेबल है। तो उसने भी काफ़ी इनकरेज किया। तो इन सारी चीज़ों की वजह से फिर मेरा ये डिसीजन हुआ कि फुल टाइम सिविल सर्विसेज परस्यू करना। मतलब आप न्यूज़पेपर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहे होंगे या जनरल अवेयरनेस से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहे होंगे। देखिए यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ जो आप इल्म का कोई भी शोबा हो या किसी भी तरह की जानकारी जो आप ज़िंदगी में हासिल करते हैं वो कहीं ना कहीं आपको काम तो आती ही है। जी बेशक। तो जो आपने शुरू के बिगनिंग के लाइफ के पहले पार्ट में जो आपने इस तरह की प्रिपरेशन की या इस तरह की स्टडी की, वो आपको यहाँ पे सिविल सर्विसेज में कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिला। तो बच्चों को इससे सबक लेना है कि कोई भी चीज़ सब्जेक्ट को समझ के पढ़ें, और जो नॉलेज आपकी है वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं विद इंटरेस्ट आपको ज़रूर मिलेगी और आपको एक कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। यहाँ पे मैं फिर से, जैसे आदिल साहब ने अपने वालिद साहब के बारे में बताया, तो आप के मोटिवेशन के बारे में पूछना चाहूँगे। किस शख्स से आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिला? अगर कुछ उसके बारे में आप जिक्र करें तो बच्चों को और ख़ास तौर से पेरेंट को बड़ी
एक अच्छी बात सुनने को मिले? देखिए, मैं किसी एक पर्टिकुलर शख्स को तो पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि इनकी वजह से हुआ। लेकिन मैं, जैसा कि मैंने बताया, घर में सारे लोगों का एक हमेशा से एक वो रहता था कि तुम्हारा एप्टीट्यूड जो, जैसे तुम्हारी रीडिंग हैबिट है या तुम्हारी जनरल अवेयरनेस अच्छी है, घर में फादर का मदर का सबका यही था कि तुम्हें ये क्यों नहीं परस्यू कर रहे हो। तो उन लोगों से क्या होता है ना, जब आपको लोग बोलते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि अगर इतने लोग बोल रहे हैं तो शायद, क्योंकि कई बार आप सेल्फ डाउट जो है आपको बहुत पीछे ढकेल देता है कि आपको लगता है शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ या नहीं। तो उस केस में जब आपके वालिद वालिदा या आपके दोस्त बाकी अहबाब अगर इस तरह से कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि नहीं, आपके अंदर कर वो सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, प्लस आपके अंदर वो एबिलिटी दिखती है हमें, तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस पैदा होता है। दोनों की बात से एक चीज़ का जो मैं नतीजा निकाल पाया वो ये है कि यहाँ पे पेरेंटल नर्चरिंग आप देखें और घर का माहौल, दोनों के वालिदैन का आप देखें कंट्रीब्यूशन। जैसे फजील साहब ने बताया कि इनके वालिद की एक सोच ने इनके जहन को कैसे बदला और दिल में कैसी एक खलिश पैदा की, एक कशिश पैदा की कि उस तरफ इन्होंने अपने आप को बढ़ाया। और साथ साथ सायम साहब ने बताया कि इनके वालिदैन ने इनको बहुत करीब से देखा और पहचाना और इनके टैलेंट को हमेशा हमेशा अप्रिशिएट किया। तो एज ए पेरेंट मैंने देखा है बच्चों को हमेशा घर में अप्रिशिएट करना चाहिए। बच्चे छोटी छोटी गलती करेंगे क्योंकि वो लर्निंग स्टेज पे हैं। मैं हमेशा बच्चों को एग्जांपल देता हूँ कि जब पहली बार आप साइकिल चलाते हैं तो गिरते ही हैं आप। तो लर्निंग स्टेज में बच्चों से गलती होती है। अगर बच्चे स्कूल एग्जाम्स में कभी कोई थोड़े किसी सब्जेक्ट में नंबर कम लाते हैं, आपको परेशान नहीं होना है, आपको बच्चों को मोटिवेट करना है। आपको स्कूल जाना है, पेरेंट टीचर मीटिंग में आपको जाना है, सब्जेक्ट के टीचर से मिलना और पूछना है कि हमारा बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है। तो छोटी छोटी बातों का अगर आप ख्याल रखें, बच्चे के अंदर के टैलेंट को आप इम्प्रूव करने की कोशिश करें, उसको मोटिवेट करने की कोशिश करें, तो देखें कौन सा रिजल्ट होगा। ये दोनों रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे मौजूद है और दोनों सिविल सर्विसेज में। और यहाँ पे जो ख़ास चीज़ इन दोनों ने अभी तक बताई नहीं, सिविल सर्विसेज में मैं चाहूँगा कि ये खुद अपनी रैंक आपके सामने बताएं ताकि आपको लगे कि कौन से दो लोग आपके रूबरू हैं। तो आपकी रैंक आप बताएं कि सिविल सर्विसेज में क्या रही? मेरी रैंक इस बार 157 है। 157 रैंक है। आप महसूस करें, जहाँ तक मुझे लगता है कि इनको डेफिनेटली IAS ज़रूर किसी न किसी स्टेट कैडर में इनको ज़रूर मिलेगा। तो IAS ऑफिसर आने वाले वक्त का, एक मुस्तकबिल का IAS ऑफिसर आपके सामने बैठा हुआ है और अपनी तमाम ज़िंदगी की बातें, एजुकेशन में कैसे उसने अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया, वो आपको बता रहा है। तो एज अ पेरेंट मैं तो कहूँगा आप पेन पेपर लेके बैठें और उसको नोट करें और अपने बच्चों को उस तरफ ले जाने की कोशिश करें। आप बताएं आपकी रैंक क्या रही होगी? मेरी रैंक 188 है। 188 रैंक है और मैं महसूस करता हूँ कि शायद आप डेफिनेटली IPS अगर आप ऑप्ट करें तो आप IPS कैडर में ज़रूर IPS ज़रूर बनेंगे आप। यानी आपकी शुरुआत एक DYSP से होगी और उसके बाद प्रमोशन के बाद आप कमिश्नर रैंक पे पहुँचेंगे। तो आप IPS बनने वाले, IPS रैंक पे आप पहुँचने वाले हैं। तो दो बड़ी ही बेहतरीन हस्तियाँ आपके सामने हैं, अदिल मोहसिन साहब एंड साइम रज़ा साहब, जिन्होंने अपनी रैंक आपके सामने रखी। यहाँ से अब मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तरफ आना चाहूँगा। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में बच्चों को मैंने हमेशा प्रोग्राम में बताया है कि 3 स्टेज के एग्ज़ाम्स ये होते हैं। पहला स्टेज प्रीलिम एग्ज़ाम्स का होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर से आप क्वालिफाई होते हैं और दूसरा क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 2 पेपर होते हैं। उसको क्वालिफाई करने के बाद फिर आपके मेंस के एग्ज़ाम्स शुरू होते हैं। उसमें भी पहले 2 आपके पास क्वालिफाइंग नेचर के अगेन लिटरेचर के पेपर होते हैं और उसके बाद 7 आपके एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते हैं और फाइनली इंटरव्यू। तो महसूस करें कितनी जगह पे आपको फ़िल्टर किया जा रहा है। पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम दो, वहाँ फ़िल्ट्रेशन, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम के पहले फिर क्वालिफाइंग राउंड के 2 पेपर। अगर उन दोनों क्वालिफाइंग राउंड के पेपर में आप एक पर्टिकुलर स्कोर आप क्रॉस करते हैं तो आप मेंस एग्ज़ाम्स की आपकी कॉपी चेक होती है। मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका इंटरव्यू राउंड और इंटरव्यू के मार्क्स और मेंस के मार्क्स को मिला करके तब आपकी रैंक बनती है। और उस जो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि शुरू में जो 6 या 6.5 लाख बच्चे बैठते हैं उसमें से सिर्फ 1016 बच्चे जो इस बार कामयाब हुए, उनमें से 1016 में 2 यहाँ पे होनहार स्टूडेंट आपके सामने बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले आप बताएं कि प्रीलिम एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप स्टूडेंट्स को क्या आप सजेशन देना चाहेंगे कि कैसे प्रीलिम एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए?
एक जो कि दिक्कत मैंने भी फेस करी अपने शुरुआती अटेम्प्ट में कि मैंने प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग करके पढ़ने की कोशिश करी। तो ये एग्ज़ाम जिस तरह का है उसमें हालांकि दोनों के क्वेश्चन के नेचर में डिफरेंस है, लेकिन तैयारी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो आप जिस तरीके से जो चीज़ आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं वही आप मेंस के लिए पढ़ेंगे। थोड़ा सा सिलेबस का डिफरेंस है, वो आप एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे मेंस में। लेकिन जो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अभी सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, बाद में आप मेंस की तैयारी करेंगे। तो दोनों को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब इसकी तैयारी कैसे करी जाती है, तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि जैसे साइम साहब ने बताया कि इनका इंक्लिनेशन था अवेयरनेस की तरफ, जनरल अवेयरनेस की तरफ, न्यूज़पेपर पढ़ना, तो वो चीज़ें आप शुरू से स्टार्ट कीजिए। अगर आप अपने कॉलेज के पहले ईयर में हैं, दूसरे ईयर में, तो आप अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए। जो वर्ल्ड अफेयर्स है उनके बारे में समझना शुरू कीजिए। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना शुरू कीजिए। न्यूज़ डिबेट जो अच्छी कायदे की होती है वो देखना शुरू कीजिए। उसके साथ साथ फिर आप जो इसका बेसिक जो सब्जेक्ट्स है उसकी आप NCERTs वगैरह शुरू कर सकते हैं पढ़ना। जैसे 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक की NCERTs आप पढ़िए, तो उससे आपका एक बेस बनेगा, आपको इस एग्ज़ाम के बारे में समझ आएगा। और फिर ये सब करने के साथ साथ ही आप सिलेबस को एक बार अच्छे से देखिए कि सिलेबस क्या है यूपीएससी का। प्रीलिम्स का सिलेबस थोड़ा सा इंडिकेटिव है, बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं है, बट मेंस का सिलेबस बहुत ही वेल डिफाइंड है। तो आप उसको देख करके समझ सकते हैं कि यूपीएससी क्या क्या पूछता है, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख सकते हैं। उससे आपको आइडिया लगेगा कि यूपीएससी उस विद इन दैट सिलेबस कहाँ कहाँ से सवाल पूछ रहा है, किस तरीके के सवाल पूछ रहा है, और उस हिसाब से फिर आप चीज़ों को पढ़ना शुरू कीजिए। तो इस तरीके से आप प्रीलिम्स की तैयारी को अपने मोल्ड कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने जो यहाँ पे इशारत है ना, जो बात रखी है वो ये है कि न्यूज़पेपर का जो जिक्र इन्होंने किया, न्यूज़पेपर से आप शुरू से अटैच रहें ताकि जो भी अराउंड द ग्लोब जितने सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके बारे में आपको पता हो। जनरल नॉलेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जो 12th तक की NCERT का जो आपने जिक्र किया, मैंने अक्सर वो बेशतर लोगों से सुना है कि अगर आपको सिविल सर्विसेज जाना है, जिस भी 10th तक की तो सारी सब्जेक्ट, जैसे आपने शुरू में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की थी, तो 10th तक के तो सारे सब्जेक्ट बच्चों के स्ट्रॉन्ग होते ही हैं। तो 10th तक की तो NCERT कंप्लीट, एंड 11-12 भी जैसे आपने एड ऑन किया कि NCERT। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात मुझे लगी वो ये लगी आपकी कि आपको एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपको तैयारी करनी कैसी है, टॉपिक कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से अपने टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। तो एड ऑन इसमें मैं सायम साहब से भी पूछना चाहूँगा कि आपने प्रीलिम एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे की और यंग जनरेशन को कैसे आप सलाह या मोटिवेट करेंगे कि वो प्रीलिम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और प्रोडक्टिव तैयारी उनकी कैसे हो। प्रीलिम्स के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स बड़ा ही ट्रिकी पेपर है जी। तो जैसा आदिल भाई ने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि आप प्रीलिम्स की कोई अलग से तैयारी नहीं करते हैं। तो सपोज़ आपकी 1 साल की स्ट्रैटेजी है, तो उस 1 साल में आप 8 महीने 9 महीने ऐसी तैयारी करते हैं जो कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है। राइट। इसमें आप मेंस थोड़ा हेवी होता है उसमें, लेकिन साथ साथ प्रीलिम्स भी उसमें कवर होता रहता है। जी। प्रीलिम्स का जो रियल ट्रिक है वो है उसकी प्रैक्टिस में, जो शायद किसी भी एग्जाम में होता है, स्पेशली ऑब्जेक्टिव पेपर में। जो लास्ट के 2-3 महीने हैं उसमें मैं क्या करता था कि हर रोज 1 या 2 मॉक टेस्ट सॉल्व करता था। तो उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली मैं 100 से ज़्यादा पेपर सॉल्व करके गया हूँ। तो फाइनली क्या होता है कि आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं और ऑप्शंस देखते हैं तो आप उसमें लॉजिकल कनेक्शंस बनाना आपको आ जाता है, वो एक इंट्यूशन डेवलप हो जाता है आपके अंदर। आपको शायद वो डायरेक्टली नहीं पता हो उसका आंसर, लेकिन बहुत सारी चीज़ देख के आपको इंट्यूशन आ जाता है कि इस तरह का क्वेश्चन मैंने देखा था, तो सेम लॉजिक अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो क्या होगा। क्योंकि यूपीएससी ऐसा पेपर सेट करेगी कि आप शायद 30 या 100 में से 30-35 से ज़्यादा सवाल आपको डायरेक्टली नहीं पता होंगे। उसके बियॉन्ड यू हैव टू अप्लाई सम लॉजिक, यू हैव टू यूज सम इंट्यूशंस। तो वो लॉजिक, वो इंट्यूशन तभी डेवलप होगा जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाते हैं। डेफिनेटली। तो वो 2-3 महीने मैं कहूँगा कि आप आजकल पेपर थोड़ा एब्रप्ट हो गया, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि आप 3 महीने हर रोज़ एटलीस्ट 1 पेपर सॉल्व करें। तो ऐसा करके आप 100 पेपर सॉल्व करके जाएंगे तो उससे आप काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। अच्छा, मैंने अपने प्रोग्राम में बच्चों को हमेशा कहा है कि एक बड़ा मशहूर एक जुमला होता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी ये भी तब्दील हो चुका है, अ रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस में रेगुलरिटी चाहिए। सायम साहब, अभी जैसे आपने कहा, 2 बड़े एक रियलिस्टिक एग्जांपल मैंने भी अपने लाइफ में देखी है। मुझे याद है 720 नीट में पहली बार शुएब आफ्ताब ने क्रॉस किया। उस वक्त मैं एलन श्रीनगर का हेड था
तो मेरी मुलाकात हुई, मैंने उससे पूछा कि आपने तैयारी कैसे की। तो उसने बताया कि जब 6 महीना लॉकडाउन कोविड का हुआ तो मैंने रोज़ एक टेस्ट पेपर लगाया, यानी 6 महीने का मतलब 180 दिन में उस बच्चे ने 180 पेपर प्रैक्टिस किया। तो आप सोचें कि जब इतने प्रैक्टिस आप पेपर की करके जाएंगे तो हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको पता होगा और ऐसा एग्ज़ाम में क्या पूछ लिया जाएगा जो आप नहीं कर चुके होंगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि रेगुलर प्रैक्टिस। और दोनों की बातों से जो मैं नतीजा निकाल पा रहा हूँ वो ये कि प्रैक्टिस भी करना है तो एक डायरेक्शन में, आपको पता हो कि आपको प्रैक्टिस करना क्या है, टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। मैं आप ही की ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ कि प्रीलिम एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, बच्चों को बताएं। प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, GS1 GS2 के नाम से, और आमतौर पे जो पहला पेपर उसको GS का पेपर कहते हैं और जो दूसरा पेपर उसको CSAT का पेपर कहते हैं जी। जो आपका पहला पेपर है उसमें आपके जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इस तरह की सारी चीज़ें उसमें आपको आती हैं, जी। सवाल पूछे जाते हैं उसमें। जी। ये 200 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, और इसकी जो कट ऑफ है वो वेरी करती रहती है हर साल डिपेंडिंग ऑन डिफिकल्टी ऑफ पेपर और कितने लोग अपियर हुए, सीट कितनी है, इसके बेसिस पे। लगभग कितनी जाती होगी एक अंदाजे से, अगर मैं पूछूं आपसे? अगर हम पिछले कुछ टाइम का ट्रेंड देखें तो जो कट ऑफ है वो गिरती जा रही है। कुछ टाइम पहले 4 साल पहले 95 के आसपास 200 में 95 अब गिरते गिरते ये 75 पे आ गई है, क्योंकि पेपर का लेवल, एक तो ये कि पैटर्न चेंज हुआ है थोड़ा जी, और डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ रही है, खास करके CSAT की भी जी, जो कि अगला पेपर है। जी। CSAT जो है वो क्वालिफाइंग पेपर है, उसमें आपको जो है वो 33% मार्क्स लाने पड़ते हैं जी, और उसके लिए आपको जो है वो मतलब 200 में 67 मार्क्स चाहिए होते हैं आपको पास करने के लिए। जी, जी। उस पेपर में उसमें 80 क्वेश्चन रहते हैं। 80 क्वेश्चन में फिट पैटर्न नहीं है कितने क्वेश्चन किस पार्ट से आएंगे, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन के लगभग 25-26 क्वेश्चन यूजुअली रहते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के, राइट। और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, कुछ जो है वो आपके मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मिलकर 80 क्वेश्चन आते हैं, और ये 2 घंटे में आपको इसमें से एटलीस्ट जो इसमें नेगेटिव, दोनों पेपर में नेगेटिव जो है वो आपकी 1/3 मार्किंग होती है। तो दोनों पेपर का जो CSAT है उसमें आपको नेट जो आपके मार्क्स आने चाहिए वो अबव 67 आने चाहिए, जब ही आपका पेपर 1 जो है उसमें जो आपका मार्क्स होगा वो काउंट होगा टुवर्ड्स, वो डिसाइड करेगा आप क्लियर करेंगे एग्जाम या नहीं करेंगे। राइट। तो इसमें एक, जैसे मैं देख रहा था CS2 के पेपर में, तो बेसिक मैथ्स तो आती है। तो क्या होता है कि जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के होते हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं या मेडिकल अगर साइंस ले लें MBBS बैकग्राउंड के होते हैं, तो 12th के बाद जो MBBS वाला होगा डेफिनेटली उसने 10th के बाद ही मैथ्स छोड़ दी होगी, या ह्यूमैनिटीज़ वाले मैथ्स से अलग हो जाते हैं। तो मैथ्स डेफिनेटली एक प्रैक्टिस पे लेके चलने वाला सब्जेक्ट है। तो ऐसे बच्चे जिनका मैथ्स 10th के बाद छूट गया हो, अगर वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो और GS1 GS2 में जहाँ मैथ्स का पोर्शन हो, तो ऐसे बच्चों को मैथ्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए? उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें। जी। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि UPSC कुछ ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बार बार पूछती है। कभी वो किसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ज़्यादा कर देगी, कभी कम कर देगी। तो आपको क्या करना है, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन थीम्स को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद बहुत सारी बुक्स आती है, या तो आप बुक रेफर कर सकते हैं या फिर आजकल यूट्यूब पे ऑनलाइन कोर्सेज है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कहीं ज्वाइन करने की भी ज़रूरत नहीं, फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। आप हर कॉन्सेप्ट के सोल्यूशंस के जो इजी तरीके हैं वो आइडेंटिफाई करें और पिछले 5-6 साल के पेपर सॉल्व कर लें। उसके बाहर से मेरा मानना है कि UPSC क्वेश्चन नहीं पूछेगी, और पिछले अगर पूछती भी है तो देखिए आपको इसमें कंपटीशन है नहीं, ये क्वालिफाइंग पेपर है, आपको 67 मार्क्स लाने हैं। तो कुछ आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कर सकते हैं, तो उसको आप स्ट्रैटेजिकली डील करिए कि कुछ आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से करेंगे। और मैथ्स आप पिछले 5 साल के अगर हर थीम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके गए हैं तो जाहिर सी बात है कि आप 20 क्वेश्चन तो लगा ही लेंगे उसके। तो ये पेपर डिफिकल्ट तब होता है जब लोग प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं। कई बार लोग ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं, जो मेरा भी केस है, क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से था, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में गया था और पिछले साल पेपर डिफिकल्ट आया था। जी जी जी। तो मुझे भी थोड़ी सी परेशानी हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो पार हो गया पेपर। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट 5-6 साल के पेपर सॉल्व कर ले और हर थीम के क्वेश्चन सॉल्व कर ले, तो मेरा मानना है कि आप बहुत इजीली CSAT को पार कर जाएंगे, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो। देखिए यहाँ पे हम लोग तो जब क्लास में बच्चों के रूबरू होते हैं, जो बच्चे JEE की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमें भी कभी कभी दिखता है कि एलिमेंट्री जो मैथ्स होती है, एलिमेंट्री अलजेब्रा होता है, बच्चा जब 11 की में आके ट्रिग्नोमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहा होता है, 12th में अगर कैलकुलस कर रहा होता है, तो कभी रैंडम अगर कोई यूनिटरी मेथड का टफ सवाल दे दिया जाए तो बच्चा वहाँ लैग करने लगता है।
तो आप मैथ्स बैकग्राउंड से हों तब भी ज़रूरत है यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस की। टू द पॉइंट जैसे इन्होंने जिक्र किया कि आप पेपर का पैटर्न देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर वो पैटर्न आपको पता चल जाएगा, टू द पॉइंट, क्योंकि टाइम आपके पास कंजर्व है, लिमिटेड टाइम में बहुत सारी चीज़ों पे आपको निगाह ले जानी है। इसमें एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा था, शायद मेरे ख्याल से और भी कुछ टॉपिक होंगे, कोई स्पेसिफिक बुक का आप जिक्र करना चाहेंगे जो बच्चों को रेफ़र करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, ख़ास तौर से CSAT के लिए? CSAT के लिए अगर कुछ आप बोलना चाहें। चूँकि सायम भाई ने जैसे बताया कि हमारा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो हमने बहुत ज़्यादा CSAT की पढ़ाई अलग से करी नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली मैंने कोई बुक देखी नहीं है CSAT की, हालांकि आती है। लेकिन एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है, उनकी मैथ्स जो है वो बहुत ही मतलब काफ़ी वीक है, क्योंकि 10वीं के बाद उन्होंने मैथ्स पढ़ा नहीं। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनके जो है वो दुरुस्त नहीं है। मसलन उन्हें एवरेज का आइडिया नहीं है कि एवरेज कैसे निकालते हैं, या LCM HCF कैसे निकालते हैं, कई दफ़ा उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको मैथ्स पढ़े हुए बहुत ज़माना हो गया है ना, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, और आप उससे टच में नहीं है ना, तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि जो बेसिक NCERT है उससे बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह खुद से समझ सकते हैं। अगर आप NCERT नहीं उठाना चाहते तो जो जैसा सैम भाई ने बताया, जो क्वेश्चंस जिस थीम से पूछे जाते हैं उससे आप यूट्यूब लेक्चर्स देख लें, बेसिक आइडिया कि टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर एग्जांपल क्या फंडा होता है, आपका एवरेज क्या होता है, आपका नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है नंबर सिस्टम में, और ये हमें भी कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि हमने बहुत ज़माने पहले पढ़ा है कि को प्राइम क्या होता है फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमने 9वीं क्लास में 8वीं क्लास में पढ़ा बहुत ज़माना हो गया। तो वो चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट से एक बार देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो वो ज़रूर देखें। और अनफॉर्चुनेटली मैं बुक के बारे में नहीं बता पाऊंगा, शायद सैम भाई को पता हो अगर। जी, एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा जरूर कि कई बार CSAT में ना एक्सपेक्टेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, जो लास्ट ईयर काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। एक्सपेक्टेशन वो 10 तक की मैथ्स एक्सपेक्ट करके जाते हैं, लेकिन लास्ट ईयर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। तो इसलिए मेरा मानना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले देखिए कि परम्यूटेशंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उनको सीख लीजिए, उनको प्रैक्टिस करिए और तब जाइए। ये एक्सपेक्ट करके मत जाइए कि हमें सिर्फ 10 तक के सवाल पूछे जाएंगे। राइट। अच्छा, यहाँ ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को मैं खास तौर से कहूँगा कि जैसे साइम साहब ने कहा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में या प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो आपको घबराना नहीं है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में कहा ही जाता है, आई मीन काउंटिंग विदाउट प्रिंसिपल। तो ये आप लॉजिकल, एकदम प्योर लॉजिक से बढ़ने वाला टॉपिक है। एंड प्रोबेबिलिटी भी लाइफ से अटैच सारी चीज़ें हैं, जो इवेंट आपके आसपास हो रही हैं उसी पे बेस सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जैसे इन्होंने पहले जिक्र किया कि अगर आपको कुछ अंदर से फील आ रही है, कुछ आप उस सब्जेक्ट को कहीं से कोरिलेट कर पा रहे हैं, तो उस कोरिलेशन से भी आप उस क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो बहुत सारी बातें जैसे नाज़रीन आपने सुना, और इन दोनों के ज़ुबानी आपने इनके स्कूल की पूरी जर्नी, साथ साथ 11th-12th में सब्जेक्ट का सिलेक्शन, उसके बाद इंजीनियरिंग की पूरी इनकी एक जर्नी, और कहाँ से इन्होंने सिविल सर्विसेज के बारे में सोचना शुरू किया, किन चीज़ों ने इनको इंस्पायर किया, और प्रीलिम एग्ज़ाम कैसे इन्होंने दिया। और प्रीलिम एग्ज़ाम के बारे में एक ऐड ऑन करना चाहूँगा बच्चों को कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सो अटैम्प्ट करने में आप एक्यूरेट भी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर दिए, अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो हो सकता है कि आप कट ऑफ क्लियर ना कर पाएँ। तो जिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है, बहुत सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ से सायम साहब से चलते चलते एक और बात मैं पूछना चाहूँगा। बार बार आपने YouTube के बारे में यहाँ जिक्र किया है, बड़ी एक नेचुरल सी आज एक कॉमन सी प्रॉब्लम मैं देखता हूँ पेरेंट में, कि पेरेंट बच्चों के मोबाइल के यूज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। बच्चों से कहना चाहूँगा कि मोबाइल या इंटरनेट का प्रॉपर यूज़ कैसे करना है, ये सायम साहब से आपको सीखना चाहिए। तो बच्चों के लिए क्या हिदायत आप देना चाहेंगे? जी, पेरेंट्स परेशान होते हैं, ये जाहिर सी बात है जी। लेकिन अगर पेरेंट्स ने बच्चों को मोबाइल दिया, अब यूट्यूब है, वो यूट्यूब के हर कंटेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, जाहिर है वहाँ पे बच्चों को खुद से कंट्रोल करना पड़ेगा। राइट। तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि बच्चे अपने अंदर एक सिंसियरिटी पैदा करें। अब वो सिंसियरिटी कैसे पैदा होगी? तो अगेन मुझे लगता है कि वो जितना ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप लाइफ को लेकर सिंसियर होते हैं। जैसे आप बहुत बड़े लीडर्स की बायोग्राफीज़ पढ़िए, नेल्सन मंडेला हुए या इस तरह के लोगों की, तो आपको लाइफ की सीरियसनेस पता चलेगी। तो ज़्यादा नॉलेज जब आप अटेन करते हैं तो आप खुद ब खुद छोटी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उससे आप दूर हो जाते हैं, अलग होने लगते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप अपना विजन जो है वो ब्रॉड करें।
तो मैं ये बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, किताबें पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें और अपने विजन को ब्रॉड करें। फिर आप खुद ही डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और आपका फोकस बहुत सही रहेगा। इसमें मैं जी एक छोटी सी बात प्लीज हाँ एकदम ऐड करें आप। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक टॉपिक है और मैं देखता हूँ पेरेंट भी बहुत परेशान होते हैं। बताएं आप प्लीज़। बिल्कुल साइम भाई की बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि एक तो ये कि सबसे पहले हमारे पास विजन होना चाहिए कि हम अगर जो भी काम कर रहे हैं किस मकसद से कर रहे हैं और अपने आप को उस रास्ते पे कंसिस्टेंटली लगाए रखना। लेकिन कई बार हकीकत ये है कि मेरे साथ भी दिक्कत आती थी कि बावजूद इसके कि मुझे पता था कि मेरे पास कम वक्त है, मुझे जल्दी से एग्ज़ाम क्लियर करना है और बहुत ही मुश्किल मरहला है, बहुत ज़्यादा टाइम देना, उसके बावजूद कई बार ऐसे मौके आते थे कि मैं सोचता था चलो ठीक है 5 मिनट के लिए मैं करता हूँ और वो 5 मिनट कब 1 घंटे में तब्दील हो जाता था पता नहीं चलता था। तो उस चीज़ को मैंने भी बहुत स्ट्रगल करा इस चीज़ को लेके, मोबाइल यूज़ को लेके या उस चीज़ को लेके कई बार हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं या तो आप कोई एक्सटर्नल कंट्रोल उस पर लगाएं, मसलन अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप उनको कंट्रोल दे दें पासवर्ड लगा के समहाउ, या किसी भी तरीके से कई सारे ऐप्स ऐसे आते हैं जो कि आपका यूजेज को कंट्रोल कर देते हैं। मसलन आपको पता है कि मुझे यूट्यूब यूज़ करना है तो आप उस पर 1 घंटे का टाइमर लगा दीजिएगा, पूरे दिन में सिर्फ आप 1 घंटा यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो वो कहीं ना कहीं उस तरीके से आप अपने यूजेज को कंट्रोल कर सकते हैं। आप ख़त्म करना कई बार पॉसिबल नहीं होता है कि तो आप ये कर सकते हैं मैं दिन में टोटल मोबाइल 2 घंटे यूज़ करूँगा अपने इंटरटेनमेंट के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन वो लिमिट करें आप, वो 2 घंटा 5 घंटा ना हो जाए, 6 घंटा ना हो जाए। तो उसके लिए कई सारे एप्लीकेशंस आते हैं, उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं आप जिससे वो कंट्रोल हो जाए। तो वो सारी चीज़ जो है वो लोग उसके बारे में जान सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि मोबाइल का यूज़ गलत नहीं है, उसका गलत इस्तेमाल गलत है। जी बिल्कुल। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास इंटरनेट में मौजूद है, लेकिन आप उसका सही इस्तेमाल करें। तो इस प्रोग्राम में यहीं पे हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम यहाँ से प्रीलिम्स के बाद जो मेंस एग्जामिनेशन की सारी तैयारी कैसे होती है और कौन कौन से पेपर होते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में लेके हम आपके हाजिर खिदमत होंगे। देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।